ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक। हम सबने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम 400 साल पीछे उस दौर में जाने वाले हैं जब भारत पर मुगलों का राज था। ये सिर्फ कुछ पत्थरों को जोड़कर बनाई गई एक इमारत की कहानी नहीं है। ये कहानी है बेहिसाब मेहनत की और इंसान के उस जज्बे की जिसने एक ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार को जन्म दिया जो आज भी दुनिया को हैरान करता है। तो चलिए इस शानदार सफर की शुरुआत करते हैं। सोच कर देखिए, 12,000 टन का विशाल गुंबद, वो भी 400 साल पहले, जब न कोई आधुनिक क्रेन थी, बिजली का तो नामो निशान नहीं था। आखिर ये बना कैसे? अक्सर हम ताजमहल को सिर्फ एक रोमानी नजरिए से देखते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक और इंजीनियरिंग के नजरिए से देखा जाए तो उस युग में ऐसा कुछ बनाना सच में असंभव सा लगता है। इस महापरियोजना को गहराई से समझने के लिए हमने इस सफर को 6 हिस्सों में बांटा है। एक अमर प्रेम की शुरुआत, निर्माण की विशाल योजना, दुनिया भर से आई सामग्री, वास्तुकला और पिएट्रा ड्यूरा, नींव और गुंबद का रहस्य, और अंत में एक दुखद लेकिन अमर अंत। भाग 1, एक अमर प्रेम की शुरुआत। ये कहानी शुरू होती है साल 1631 में, जब मुमताज महल ने अपनी आखिरी सांस ली। तो कहते हैं शाहजहां इस कदर टूट गए थे कि उनके बाल रातों रात सफेद हो गए। लेकिन इसी अथाह दुख के बीच एक वादा भी जन्मा, एक ऐसी बेजोड़ इमारत बनाने का संकल्प जो दुनिया ने पहले कभी न देखी हो। और फिर शुरू हुआ 22 साल लंबा एक ऐसा ऐतिहासिक संघर्ष जिसने इस महाकाव्य जैसी संरचना को हकीकत में बदल दिया। भाग 2, निर्माण की विशाल योजना। अब इस योजना की बारीकियों को देखिए। 1632 में यमुना किनारे 42 एकड़ की जगह ही क्यों चुनी गई? क्योंकि एक तो ये आगरा फोर्ट के बिल्कुल सामने थी, और दूसरा, यहाँ की मिट्टी इस भारी भरकम इमारत का वजन सहने के लिए एकदम परफेक्ट थी। उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम और इस्माइल खान जैसे दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट्स ने 3 महीने तक दिन रात एक करके हर छोटी बड़ी डिटेल पर काम किया। और हाँ, एक बहुत ही कमाल की बात बताऊं, ताजमहल की जो चारों मीनारें हैं ना, वो असल में बिल्कुल सीधी नहीं है। उन्हें जानबूझकर थोड़ा बाहर की तरफ झुकाया गया है। ये एक प्राचीन तकनीक थी, ताकि अगर कभी बड़ा भूकंप आए तो वो मीनारें मुख्य इमारत पर ना गिरें। है ना गजब की इंजीनियरिंग? भाग 3, दुनिया भर से सामग्री। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1000। राजस्थान के मकराना से बेहतरीन सफेद संगमरमर आगरा तक लाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये 300 किलोमीटर का फासला था। पहाड़ों से काटे गए 2 से 3 टन के भारी भरकम मार्बल ब्लॉक्स को खींचने के लिए 1000 हाथियों की एक पूरी फौज लगा दी गई थी। सोचिए, तपती धूप, बारिश और कीचड़ के बीच एक ट्रिप पूरी करने में ही हफ्तों लग जाते थे। और ये सिर्फ पत्थरों की कहानी नहीं है। 20,000 कामगार, यमुना के किनारे तो जैसे एक पूरा नया अस्थायी शहर ही बस गया था इन कारीगरों के परिवारों के लिए। सुबह 4 बजे की पहली अजान के साथ ही काम शुरू हो जाता था। 5,000 पत्थर तराशने वाले, 3,000 मास्टर मिस्त्री, सुलेखक और जड़ाई विशेषज्ञ इस काम में लगे थे। और सबसे दिलचस्प बात, इन्हें न सिर्फ बेहतरीन तनख्वाह मिलती थी, बल्कि हर दिन ताज़ा खाना, रोटी, दाल, सब्जी और महीने में 2 बार गोश्त भी दिया जाता था। ये सच में एक ग्लोबल प्रोजेक्ट था। इसमें सिर्फ संगमरमर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। दुनिया के अलग अलग कोनों से 28 तरह के बेहद कीमती पत्थर मंगवाए गए थे। चीन से जेड, अफगानिस्तान से लैपिस लाजुली और पन्ना तो सीधे कोलंबिया से लाया गया था। भाग 4, वास्तुकला और पिएट्रा ड्यूरा। अब बात करते हैं उस जादुई खूबसूरती की जो हमें दीवारों पर दिखती है। इसे पिएट्रा ड्यूरा कहते हैं। ये इटली की एक खास तकनीक है, और ये इतनी ज्यादा बारीक है कि कभी-कभी तो मार्बल के सिर्फ 1 इंच के हिस्से में 50 से 60 अलग अलग कीमती पत्थरों को तराश कर फिट किया गया है, ताकि डिजाइन बिल्कुल एक समान लगे। ये कोई आसान काम नहीं था। ये एक बेहद जटिल प्रक्रिया थी। पहले मार्बल पर डिजाइन बनता, फिर उसमें बिल्कुल उसी आकार के सटीक खांचे खोदे जाते, और फिर उन कीमती पत्थरों को घिसकर एक खास चिपकने वाले पदार्थ से फिट किया जाता। ये पेस्ट चूने, अंडे की सफेदी और रेजिन से बनता था, और यकीन मानिए ये इतना मजबूत है कि 400 साल बाद भी पत्थर अपनी जगह से हिले नहीं हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 10 बाय 10 फीट का एक पैनल तैयार करने में ही 6 से 8 महीने का वक्त लग जाता था, और जब इसे फाइनल पॉलिश किया जाता तो सतह इतनी चिकनी हो जाती कि हाथ फेरने पर कोई भी जोड़ महसूस ही नहीं होता था। और ये देखिए, एक और मास्टरपीस,
फारसी सुलेखक अमानत खान ने मुख्य द्वार पर एक ऐसा गजब का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टिभ्रम तैयार किया है कि क्या कहने। नीचे के अक्षर छोटे हैं और जैसे जैसे आप ऊपर देखेंगे अक्षरों का आकार बढ़ता जाता है। इसका फायदा, जब आप नीचे जमीन से खड़े होकर इन आयतों को देखते हैं तो सारे अक्षर आपको बिल्कुल एक ही साइज के नजर आते हैं। भाग 5 नींव और गुंबद का रहस्य। अब आते हैं इसके सबसे बड़े राज पर। क्या आप मानेंगे कि लाखों टन भारी ये पत्थर की इमारत दरअसल लकड़ियों के सहारे खड़ी है? जी हाँ, नींव के लिए 50 फीट गहरे गड्ढे खोदकर उनमें आबनूस और महोगनी की लकड़ियां भरी गईं। अब आप सोचेंगे कि लकड़ी तो पानी में सड़ जाती है ना? लेकिन नहीं, इन खास लकड़ियों की खूबी ही यही है कि ये यमुना नदी की नमी पाकर सड़ने के बजाय पत्थर जैसी और मजबूत हो जाती हैं। यही वजह है कि ये पूरा ढांचा आज भी शान से खड़ा है। नींव से सीधा ऊपर गुंबद की तरफ चलते हैं। ये गुंबद भी अपने आप में एक अजूबा है। अगर ये एक मोटा, ठोस गुंबद होता तो अपने ही भारी वजन से गिर सकता था। इसलिए यहाँ डबल डोम यानी दोहरे गुंबद की तकनीक का इस्तेमाल हुआ। अंदर का गुंबद 80 फीट ऊंचा है, जो कमरे के स्पेस को परफेक्ट दिखाता है, जबकि बाहर वाला गुंबद 115 फीट ऊंचा है, जो बाहर से ताजमहल को उसकी विशाल भव्यता देता है। इन दोनों के बीच खाली जगह है। इस पूरे गुंबद का वजन 12,000 टन है और कभी इसके ऊपर 9 फीट ऊंचा एक कलश हुआ करता था, जिसमें करीब 40 किलो शुद्ध सोना लगा था। और जब हम मुख्य कक्ष के अंदर जाते हैं तो एक और प्राकृतिक चमत्कार का अनुभव होता है। 28 सेकंड। जी हाँ, अगर आप मुख्य कक्ष के बिल्कुल बीच में खड़े होकर कोई आवाज करें तो वो आवाज पूरे 28 सेकंड तक गूंजती है। वैसे यहाँ एक बात और बता दूं, ऊपर जो सफेद मार्बल की खूबसूरत समाधियां हम देखते हैं वो सिर्फ प्रतीकात्मक है। मुमताज और शाहजहां की असली कब्रें तो असल में नीचे तहखाने में मौजूद हैं। भाग 6 एक दुखद लेकिन अमर अंत। 1653 आते आते ये बेजोड़ स्मारक तो बनके तैयार हो गया, लेकिन कहानी का अंत सुखद नहीं था। 1658 में शाहजहां को सत्ता की जंग में उनके ही बेटे औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दिया। जीवन के आखिरी 8 साल उन्होंने उसी किले में एक कैदी की तरह बिताए। वो रोज सुबह शाम एक छोटी सी खिड़की के पास बैठ जाते और बस यमुना के पार अपनी मोहब्बत की इस निशानी को निहारते रहते। उनकी सेहत बिगड़ती गई और फिर 1666 में जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें भी मुमताज के ही बगल में दफना दिया गया। इससे उन समाधियों की जो एकदम परफेक्ट सिमेट्री थी वो भले ही टूट गई हो, लेकिन शाहजहां आखिरकार हमेशा के लिए अपनी मुमताज के पास पहुंच गए। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। 20,000 लोगों की मेहनत और 22 साल के अटूट समर्पण से बना ये 400 साल पुराना चमत्कार, क्या ये वाकई सिर्फ एक पारलौकिक अमर प्रेम का प्रतीक है, या फिर उस बूढ़े सम्राट के लिए यादों से बुनी दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल बन गया था? खैर, जो भी हो, ये बात तो पक्की है कि बिना किसी आधुनिक मशीन के तैयार किया गया ये अजूबा इंसानी जज्बे और इंजीनियरिंग का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण है जो सदियों तक पूरी दुनिया को हैरान करता रहेगा। इस प्रस्तुति में हमारे साथ सफर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ।